आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रश्न है वर्ण व्यवस्था से संबंधित। तो पहले तो हम वो प्रश्न पढ़ देते हैं। महाभारत में आपने उल्लेख किया वर्ण व्यवस्था का, जिसका उल्लेख गीता में भी 18वें अध्याय और 4थे अध्याय में किया गया है। आपका एक वीडियो इसी पर आधारित है, जिसे सुना। मेरा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, उदाहरण के लिए, क्षत्रिय कर्म में जीता है, धीरे धीरे वह वर्ण कमजोर हो जाता है और अब प्रवृत्ति अध्यात्म ब्राह्मण वर्ण गुणवत्ता की ओर अधिक झुक रही है, तो क्या यह इंगित नहीं करता है कि वर्ण की स्थिरता नहीं है? एक व्यक्ति का जन्म एक वर्ण में हुआ और अंत में भिन्न वर्ण में हो सकता है। किस प्रकार समाज में एक परिवार में जन्म के आधार पर निर्णय लिया जाता है? मेरा अनुभव है कि एक ही परिवार में सभी बच्चे अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं। इस पर और समझने की जरूरत है, कृपया समझाएं। देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था का विषय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, शास्त्र दृष्टि से, समाज दृष्टि से बड़ा ज्वलंत विषय है। तो एक तो हम आपको ये सलाह देंगे, आपको मतलब आप सभी लोगों को, कि आप जो है सामूहिक रूप से कोई सभा का आयोजन करिए अपने शहर में, है ना। अब जहाँ कहीं भी हैं वहाँ आप कोई सभा का आयोजन करिए और उसके लिए स्थान काल आदि का निर्धारण करिए। फिर हम आएंगे और जरा विस्तार से, थोड़ा ठहर के इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विस्तार से और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर चर्चा करने का विषय है और हम समझते हैं चर्चा अवश्य होनी चाहिए। आमने सामने बैठ के चर्चा होगी तो फिर उसमें जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों पर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले शास्त्रीय दृष्टि क्या है उसको रेखांकित करना जरूरी है और वो एक विस्तृत समय की मांग करता है। ठीक है, तो पहली सलाह तो आपके लिए ये है, वर्ण व्यवस्था को आप इतने हल्के में मत लीजिए। पहली बात यह है कि वर्ण का संबंध पहचान से है, ना कि कर्म से। वर्ण्यते अनेन इति वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है पहचान, आइडेंटिटी। कर्म बाद में आता है। तो पहले आइडेंटिटी का निश्चय हो जाए कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, किन योग्यताओं से संपन्न है, तब फिर उसके कर्तव्य का निश्चय होगा। आप दुनिया में भी, समाज में भी ये देखिए कि पहले वो कर्म कर रहा होता है तब उसकी पहचान तय होती है, या पहले पहचान तय हो जाती है तब कर्म का निर्धारण होता है। आपने पहले चिकित्सक की डिग्री हासिल करी ना, चिकित्सक की पहचान पहले आपको मिली, तब फिर आपको चिकित्सकीय कार्य करने का हक दिया गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप पहले ही दिन हॉस्पिटल में गए, बोले कि मैं आज से इंजेक्शन लगाऊंगा, आज से मैं लोगों को दवाइयां दूंगा, और जब मैं यह कार्य करने लगूं तब आप मुझको चिकित्सक की पहचान दे देना। आइडेंटिटी पहले तय की जाती है।
वर्ण जो है वो एक पहचान है। चूंकि ये व्यक्ति ब्राह्मण है इसलिए इसको यह कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये एक तय करिए कि पहले कर्म का निर्धारण होगा कि पहले पहचान का निर्धारण होगा। पहचान का निर्धारण पहले होता है और वो निर्धारण होता है उसकी योग्यताओं के आधार पर, और उसको वो पहचान कोई अथॉरिटी देती है। कोई भी व्यक्ति केवल अपने भीतर योग्यताओं का अर्जन कर सकता है, वह स्वयं आइडेंटिटी फिक्स नहीं कर सकता है। आपने अध्ययन किया और आप एक चिकित्सक बनने की जो योग्यता है उस योग्यता को आपने प्राप्त किया, लेकिन आप चिकित्सक हैं, आपको ये आइडेंटिटी कोई अथॉरिटी देगी। तो जब किसी अथॉरिटी ने आपको ये पहचान दे दिया कि अब आप चिकित्सक हैं, तब फिर वह आपके कर्तव्य का निर्धारण करे। तो अब वर्ण जो है किन योग्यताओं के आधार पर किसके द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि इसका वर्ण कौन सा है? वो कोई अथॉरिटी होगी ना। तो ये अपने आप में एक विस्तृत चिंतन का विषय है। हम केवल संकेत किया हमने, क्योंकि कक्षा की अपनी समय सीमा है। दूसरा एक और संकेत कर देते हैं ताकि आपके लिए विचार के लिए और थोड़ा सा कुछ रास्ते खुलें। जिस तरह से हमारे देश की, हमारे समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासन है, एक शासन तंत्र है। तो एक ऑफिस में बैठ करके एक कर्मचारी एक काम कर रहा है, वो एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कर रहा है। एक अथॉरिटी है, एक प्रशासन है जिसने उस कर्मचारी को एक पहचान दी है। इस ऑफिस में तुम बाबू हो, इस ऑफिस में तुम प्रिंसिपल हो, XYZ। और फिर उसने एक जगह तय करी है, उस जगह पर बैठ करके अपनी पहचान के अनुसार उसको जो अथॉरिटी के द्वारा कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन कर्तव्यों को वो करता है। क्या आपको इतना भरोसा नहीं है कि इस दुनिया की भी एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी? ये दुनिया बिना प्रशासनिक व्यवस्था के ही चल रही है क्या? तो इस दुनिया का जो प्रशासन होगा, वो प्रशासन क्या ये नहीं तय करता होगा कि ये जीव अब इस शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में जा रहा है, तो अगले शरीर में उसको किस ऑफिस में भेजना है? परिवार जो है वो एक ऑफिस है, जो एक दैवीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो दैवीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रत्येक जीव के योग्यता का निर्धारण करती होगी, और उस योग्यता के आधार पर उसको इस माता पिता के गर्भ में जाना है वो तय करती होगी। हम जिस व्यक्ति को देख रहे हैं कि एक ही परिवार में जन्मे हुए बच्चे के अलग अलग वर्ण हैं, उस बच्चे के कितने संस्कारों से हम वाकिफ हैं? केवल प्रत्यक्ष में कुछ उसके हरकतें देख करके, कुछ उसके क्रियाकलापों को देख करके हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि उस बच्चे का असल में वर्ण क्या है। और ये किसी भी जीव का किसी भी माता पिता के घर में जन्म रहा है, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। इसके पीछे एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक दैवीय व्यवस्था है, एक प्रशासन है। जो प्रत्येक जीव को किस माता पिता के गर्भ में जाना है, अष्टवसुओं को शाप मिला है वशिष्ठ जी के माध्यम से। लेकिन अब वो देव कोटि के जीव हैं, जब तक कोई देव कोटि का गर्भ नहीं मिलेगा तब तक वो मनुष्य के गर्भ में जा नहीं सकते। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब कोई देव कोटि का कोई गर्भ, कोई माता मिले
तब जाकर के वो जीव उसके गर्भ में जाकर के गर्भवास करे। तो जब माता गंगा जी को शाप मिला कि अब आपको धरती में जाना है, तो चूंकि वह एक दैवी गर्भ है, तो उस दैवी गर्भ में फिर वो जो वसु देव हैं, अष्ट वसु, तो उनको गर्भ मिला। तो हर जीव को जो माता पिता मिलते हैं वो कोई एक्सीडेंटल नहीं मिलते हैं, वो उसके अपने पूर्व के संस्कार, उसके अपने पूर्व की योग्यताओं के आधार पर वो निर्धारित होता है। तो उसके पीछे एक पूरी दैवीय प्रशासनिक व्यवस्था है। तो इसलिए ये एक गंभीर और विस्तृत विषय है, इसको ढंग से समझने की आवश्यकता है, और जब कभी संयोग बनेगा उस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम।